हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ये पूरा साइनोसॉइडल खत्म होने के बाद जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और सीरीज आरएलसी सर्किट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेजोनेंस में खासकर। तो इस सर्किट को आप समझ जाएंगे तो रेजोनेंस में सीरीज आरएलसी सर्किट समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी बेसिक्स से सारी चीजें आपको पता है कि सबको ओमिक वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना ऑलरेडी मैंने कर दी है, जे एक्सएल और माइनस जे एक्ससी, है ना। ये सारी वैल्यू आपको पता चल गई है। वोल्टेज की अगर बात करें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे Vm बाय √2 एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको कन्वर्ट करते आ गया है। अब मैं इसको इधर की साइड में लिख देता हूँ, चलो या नीचे ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि टाइम और फेजर साथ में रहे। और यहां पे अगर हम लोग देखें कि इसको मैं अगर V कंसिडर करूं प्लस माइनस, तो अलजेब्रिक सम पूरा लिखेंगे अगर V के फॉर्म में, तो यहां से आपको लिखने को कुछ ऐसा मिलेगा कि V इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, तीनों वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इंडिविजुअली देखेंगे यहां से करंट I ट्रेवल कर रहा है ना। कैपिटल आई और स्मॉल आई में पता चल गया ना, I ऑफ टी क्यों लिखते हैं और I लिखते हैं। अगर यहां पे देखेंगे तो VR को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं, प्लस J I इंटू J एक्सएल, या एक काम करते हैं, लिख देते हैं I इंटू जे एक्सएल, ठीक है, प्लस I इंटू माइनस जे एक्सी। ठीक है, करंट कॉमन ले लें, करंट कॉमन ले लेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट कॉमन ले लिया हमने तो R प्लस, और यहां से J भी कॉमन ले लेते हैं तो ये J एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, ब्रैकेट क्लोज। तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, इसको पूरे को लिखेंगे हम लोग, दैट इज अवर इम्पीडेंस फॉर दिस सर्किट। इस सर्किट का हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस V इक्वल टू I इंटू सेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब क्या आ गया है, इम्पीडेंस आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा पास एक ही उस पर दिखा है। ये हो गया हमारे पास इम्पीडेंस। नया इम्पीडेंस क्या है हमारे पास, नया इम्पीडेंस है Z इक्वल टू कितना है हमारे पास, R प्लस J एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे कि इसमें करंट, सप्लाई वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन। चलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूं। पहले मैं इंडक्टिव सर्किट बताता हूं आपको। इंडक्टेंस में अगर पूछूं कि आरएल सर्किट है और वो सप्लाई वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, तो आप 2 मिनट में बोल देंगे सर करंट आपका आरएल है, तो इस इंडक्टिव नेचर की वजह से आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल आरएल सर्किट क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट होगा वो लैग करेगा। फिर जब मैंने आपको आरसी सर्किट दिखाया तो आप बोलेंगे सर ये जो करंट है वो लीड करेगा, क्योंकि आरसी सर्किट है, कैपेसिटेंस नेचर मिक्सिंग है इसके अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट हमारा लीड करेगा किसी थीटा एंगल से। बट जैसे ही मैंने तीनों लगा दिया आरएलसी, तब आप कंफ्यूज हो गए कि सर इंडक्टेंस एक तरफ हमें जो वोल्ट, सपोज करो हम ये बोले कि करंट हमारा लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, यही हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो इंडक्टेंस नेचर है वो हमें लैग की तरफ ले जा रहा है, कैपेसिटेंस नेचर हमें लीड की तरफ ले जा रहा है। तो अब हम कंफ्यूज हो गए, एक हमें इधर से खींच रहा है, एक हमें इधर से खींच रहा है कि करंट को लैग ले जाओ, करंट को लीड ले जाओ। रेजिस्टेंस वहीं खामोशी से खड़ा है, रेजिस्टेंस बोलता है मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं, मैं तो वहीं पे खड़ा हूं, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में लाना है मुझे। बट इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, खींचातानी हो रही है, एक लैग की तरफ ले जा रहा है, एक लीड की तरफ ले जा रहा है, किसको, करंट को, है ना, करंट क्वांटिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो अब इस बात पर डिपेंड करेगा, अच्छा 2 लोग किसी चीज के लिए लड़ते हैं, है ना, 2 लोग किसी चीज के लिए लड़ते हैं, तो जीत ज्यादातर केसेस में किसकी होती है, जो ताकतवर होता है, जिसका डोमिनेंस ज्यादा होता है। अब उसको रशिया यूक्रेन के युद्ध से मत जोड़ लेना, है ना, तो बोले सर अभी तो रशिया तो इतना पावरफुल है, फिर जीता थोड़ी ये सारा चीज, है ना। तो इसलिए मैं बोला ज्यादातर केसेस में आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप बड़े होंगे,
तो किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो जो बड़ा होता है, जो थोड़ा सा सक्षम होता है, वो ज्यादा उसको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है कई बार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में जिसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, चीजें उसकी तरफ मुड़ेगी, चीजें उसकी तरफ मुड़ेगी, ज्यादा उसकी तरफ मुड़ेगी, है ना, पूरी नहीं। जैसे सपोज करो आप किसी एक चीज पर्टिकुलर, सपोज करो किसी केक के लिए थोड़ी देर के लिए आप दो भाई हो, आप दो बहनें हो, दो भाई हो, जो भी ले लो, एक्स वाई छोटे बड़े हैं, और एक किसी पर्टिकुलर केक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो जो बड़ा होगा, जो ताकतवर होगा, वो घर में पेरेंट्स नहीं होता, अदरवाइज पेरेंट्स हो तो फिर छोटे वाले को ज्यादा बेनिफिट दे देते हैं ना, तो घर में पेरेंट्स नहीं हो तो क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा पूरा केक आप ही खा जाएंगे, नहीं, इतने ही तो बनता है ना कि थोड़ा बहुत तो दोगे छोटे को। तो ये होगा कि मैक्सिमम 60, 70, 75% वाला हिस्सा आप ले लोगे, 30, 25, 35 वाला उसको चले जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के निकलो, है ना, एग्जाम्पल से निकलो, पता चला वहीं सोच रहे हो एग्जाम्पल में केक वेक वाला। यहाँ पे आओ, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में लीड या लेग, अगर मान लो इंडक्टेंस का डोमिनेंस ज्यादा रहा तो लेगिंग तरफ ज्यादा शिफ्ट रहेगा, बट उसका मतलब नहीं है कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं, कैपेसिटेंस उसके एंगल को थोड़ा सा बिगाड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। जब प्योर था, प्योर देखो प्योर रेजिस्टेंस था, अकेला रेजिस्टेंस राजा था, तो वोल्टेज और करंट कहां होते थे हमारे, एक ही फेज में होते थे। जैसे प्योर इंडक्टर हुआ तो 90 डिग्री, सॉरी लेग कर रहा हूं ना मैं, ये करंट है, तो प्योर इंडक्टर था तो 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटेंस था तो यहां पे था। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में है, तो कहीं ना कहीं एंगल बिगड़ेगा इसका। तो इसका मतलब अगर इंडक्टेंस डोमिनेंस हुआ तो ये तो बात तय है कि लेगिंग ही रहेगा, बट कुछ अलग एंगल के साथ। ये सारी चीजें अभी फेजर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी कि बड़ा छोटा कौन है। कैपेसिटेंस मतलब अगर मैं इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है। तो केसेस ले लेते हैं, वन बाय वन हम लोग केसेस करके डिस्कस करते हैं। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, है ना, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, केस वाइज देख लेते हैं ना, अलग अलग केस में अलग अलग चीजें एज्यूम कर लेते हैं। तो केस 1 ले लेते हैं। इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं, इसमें हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी होगा। एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी होगा, इसका मतलब है कि नेचर क्या रहेगा, इंडक्टिव नेचर रहेगा, इंडक्टिव सर्किट। अब ये इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि पूरा इंडक्टिव नहीं हो जाएगा, मतलब उसका नेचर कहीं ना कहीं इंडक्टिव, उसका मतलब कहीं ना कहीं करंट आपका लेग करेगा, चाहे किसी भी एंगल से हो, ठीक है। चलो, तो अब इसका मतलब है कि यह सारी चीजें जो है हमारी, ये इंपेडेंस है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड को कोई अंतर नहीं पड़ता बड़े छोटे से, क्योंकि वो तो स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। एंगल क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स और एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर ये हमारा एक्सेल ग्रेटर लिया है, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब एंगल आपका क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट जेड हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मोड और एंगल प्लस थीटा के साथ में एम्पलीट्यूड लिख दिया। चलो, अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने ज्यादा बड़ा लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, करंट को सर्च करते हैं। करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका I इक्वल टू V बाय जेड। V कितना है आपका, V है Vm/√2 एंगल 0 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मोड जेड एंगल थीटा। अब आप बोलोगे सर ये तो वैसे ही हो गया जैसे इंडक्टिव किया था, बिल्कुल सही है, वैसे ही हो गया। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Im है ना, Vm/Z Im हो जाएगा Im/√2 और एंगल ये ऊपर चले जाएगा तो माइनस थीटा। माइनस का मतलब लेग कर रहा है, माइनस का मतलब है लेग कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये वोल्टेज 0 डिग्री पे है और करंट आपका क्या है, माइनस, ये एंगल क्या माइनस है, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, करंट I लेग्स V बाय थीटा एंगल, ठीक है। चलो अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर की बात करें अगर हम लोग, है ना, पावर की बात करें अगर, तो यहां पे आपका हो जाएगा P इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा,
वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। देखिए कई बार हम लोग ये जो थीटा है ना, आगे चल के हम कॉस फाई भी बोलेंगे, तो फाई और थीटा में कंफ्यूज मत होना, है ना। ये जब पावर सिस्टम पढ़ोगे तब बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है नेटवर्क में, क्या होता है कि जो सप्लाई है और आपके एलिमेंट है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। पावर सिस्टम में क्या होता है, पावर सिस्टम सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक एक बड़ी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका इंपीडेंस थीटा मतलब ये जो बीच में जितने भी एलिमेंट लगे उसका रहेगा, फाई मतलब पावर फैक्टर रहेगा, तो वहां डिफरेंस आता है। बट नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या है, थीटा फाई एक जैसा ही लेके चलते हैं। आपको जब आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको और डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां से पी देखूं, अच्छा पी देखूं तो ये काय में आ जाएगा, पी मतलब एवरेज पावर ही है ना, एवरेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू रजिस्टेंस के अंदर। क्यू अगर मैं देखूं तो वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा, साइन कंपोनेंट, ठीक है। और अगर मैं इसको उसमें देखूं क्यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस, ये क्या रहा हमारा फर्स्ट केस। चलो अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड लेते हैं, केस नंबर सेकंड। फेजर में एक साथ बताऊंगा, है ना, तीनों को मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दूं, फिर फेजर एक साथ कर लेंगे। चलो केस नंबर सेकंड की तरफ बढ़े अगर हम लोग, केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब इस बार क्या है, आपकी जो निगेटिव वाली टर्म है वो बड़ी है, निगेटिव वाली टर्म बड़ी रहेगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि जब भी कैपेसिटेंस एक्सी ज्यादा होगा तो आपका क्या रहेगा, कैपेसिटिव नेचर रहेगा, क्या रहेगा, कैपेसिटिव नेचर, कैपेसिटिव सर्किट, डोमिनेंस कैपेसिटिव सर्किट का रहेगा। चलो आगे चलते हैं, फटाफट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जो इम्पिडेंस है वो एज इट इज रहेगी, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूं, ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। चलो इम्पिडेंस एज इट इज रहेगा। दूसरा अगर देखें एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, अब मैं एक्सेल, क्योंकि रेफरेंस यही लिया मैंने, एक्सेल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। अब देखिएगा यहां पे एक्सी क्वांटिटी जो माइनस वाली वो ज्यादा है, तो ओवर ऑटोमेटिकली ये जो थीटा होगा माइनस में ला देगा ना, है ना, ये क्वांटिटी ज्यादा है, एक्सेल माइनस एक्सी लिखना है, बट ये नेगेटिव वाली चीज है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एंगल माइनस आ जाएगा, क्योंकि 10 के अंदर जो माइनस होगा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का क्वांटिटी रहेगा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा थीटा, तो इसका मतलब है कि जेड को अगर मैं लिखूं तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड एंगल माइनस थीटा। करंट अगर देखेंगे तो वी बाई जेड, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको, तो आई इक्वल टू, चलो कर ही देते, वी एम बाय रूट 2। बड़ा बोरिंग काम लगता है, बस एक जैसे डेरिवेशन कराते रहो, बट जरूरी है ना, हमारे लिए बोरिंग है क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुके, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना, ऐसा सोच के चलना और ऐसा सोच के ही पढ़ाई करना। चलो तो ये हो जाएगा हमारा आई एम बाय रूट 2 एंगल प्लस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई देखो यहां पर क्या है, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, ये वोल्टेज वहां पे पॉजिटिव ऊपर, तो इसका मतलब आगे चल रहा है, आपको मैंने बहुत सारी जगह से बता दिया, मैंने बहुत सारे तरीके से आपको लीड लेग के इंस्टेंटेनियस हो, चाहे फेजर्स हो, चाहे ये सिर्फ और सिर्फ एंगल से कंपैरिजन करना हो, कई सारे तरीके से बताया कि अगर पॉजिटिव है और वोल्टेज हमारा 0 डिग्री पे है तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा V बाय थीटा। अब तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। अब मैं पावर के फॉर्मूले एज इट इज सबके सब लगभग यहाँ पे क्या है, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, केस 2 में भी ये मैंने पेस्ट कर दिया। बस अंतर क्या रहेगा, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, डिफरेंस में। तो एक्सएल माइनस एक्सी रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा, तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। बट अभी मैं यहाँ पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं करूँगी, पावर में अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और कैपेसिटिव डोमिनेंस में रिएक्टिव पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, ये बात मान लीजिए, मैं आपको पावर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वाली ज्यादा है तो निकल के आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो पावर एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि तीनों एलिमेंट लगे हैं, इसका मतलब
कि एक्टिव पावर जो है एवरेज पावर, तो वो तो रेजिस्टेंस में जा रहा है, बट रिएक्टिव पावर क्या हो रहा है, इन दोनों में से इन दोनों का जो भी नेट रिजल्टेंट आ रहा उसमें रिएक्टिव पावर होगा। इसका मतलब है कि ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर जो होगा वो पॉजिटिव क्यू और कैपेसिटेंस क्या होगा, नेगेटिव क्यू, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब जो नेट होगा वो हमें रिएक्टिव पावर में मिलेगा। तो वो जो नेट है इस वजह से एक्सएल माइनस एक्ससी भी लिखा है। ये चीजें बेहतर टाइम के साथ और भी अच्छे से समझोगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने खुद ने 4 सब्जेक्ट पढ़ाया आपको, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 की भी पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3 की क्या पॉसिबिलिटी है कि सर अगर दोनों बराबर हो जाए तब क्या होगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है कि दोनों सर बराबर हो जाए, XC इक्वल टू XL, दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। Z इक्वल टू R प्लस J XL माइनस XC, दोनों क्वांटिटी बराबर हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली R, सिंपली R हो गया। Z कितना हो गया R, तो एंगल क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखूं तो मोड ऑफ चलो हंसी आ रही है बट ठीक है लिख लेते हैं, प्रोसीजर से जा रहे हैं तो मोड ऑफ Z कितना हो जाएगा, मोड ऑफ Z भी R ही रहेगा। Z लिखेंगे तो R एंगल, चलो मोड ऑफ Z, चलो R लिख दो डायरेक्टली, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और करंट लिखेंगे तो V बाय Z, तो Vm बाय √2 एंगल 0 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ Z मतलब R एंगल 0, तो ये हो जाएगा आई। ऐसे लिखना नहीं चाहिए मुझे, R के साथ में एंगल है ना, ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ, एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो Vm बाय R, तो यहाँ कितना हो जाएगा Im बाय √2 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, एंगल 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दोनों 0 0 पे है, इसका मतलब है कि दोनों सेम फेज है, तो V एंड I आर इन सेम फेज, सेम फेज। ठीक है, सेम फेज है। तो इसका मतलब देखो पावर, यहां पे पावर अगर आप देखोगे तो पावर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। 0 रखोगे तो यहां पे पावर सिंपली V RMS इंटू पी इक्वल टू, देखो ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये जो थीटा है असल में है क्या, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो ये जब थीटा की जगह 0 रखोगे तो क्या होगा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो V RMS I RMS, तो V एवरेज कितना हो जाएगा V RMS I RMS। ठीक है, और बोल सकते हैं I स्क्वेयर RMS इंटू रजिस्टेंस। और अगर इसमें साइन की जगह पुट करोगे 0, तो साइन 0 0, तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे चल के इसी को केस 3 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दैट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। एक डेफिनेशन बोल देता हूं, वापस दोबारा बोलूंगा। व्हाट इज रेजोनेंस सर्क्यूट, अ सर्क्यूट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टिव, अ सर्क्यूट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टिव, देन इट कॉल, हम क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस बोल सकते हैं। बट हाँ, उसके साथ साथ सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस वाला नहीं हो, इंडक्टर RLC सर्क्यूट है और सर्क्यूट सिर्फ प्योर रेजिस्टिव जैसा बिहेव करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस सर्क्यूट। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है। ये ऑलरेडी मैं जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा आपको तब बहुत डिटेल वर्जन में बताऊंगा। तो ये सारे मैथमेटिकल वर्जन मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पे पावर वावर सारा चीज। अब मैं बताता हूं इनका फेजर, तीनों केस का अब मैं एक साथ फेजर बनाता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। तो केस बाय केस देखेंगे हम लोग। तो इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। चलो, तो ये हमारा नेटवर्क कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे केस नंबर 1 का फेजर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 का, केस फर्स्ट का हम लोग फेजर बनाएंगे। केस फर्स्ट के हिसाब से क्या क्या है, अगर हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल देखें तो क्या हो जाएगा, XL ग्रेटर देन XC, XL ग्रेटर देन XC। करंट सीरीज है तो कॉमन है, तो दोनों साइड में करंट का मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। करंट का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। बट अंतर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल क्या हो जाएगा VL, और ग्रेटर देन I इंटू XC VC। मतलब इंडक्टेंस के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है कैपेसिटेंस के। चलो अब फेजर बनाते हैं। फेजर के लिए कॉमन रेफरेंस क्वांटिटी कौन सी हमारी, करंट। तीनों में कॉमन क्या है, करंट कॉमन है, तो करंट कॉमन है। 1 बाय 1 देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 1 बाय 1 देखिएगा, ये मैंने क्या कर दिया, कॉमन क्वांटिटी करंट बना दिया। ठीक है, चलो अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को तो कोई लेना देना नहीं है,
वो एकदम बोला है कि मैं तो करंट और इन दोनों के फेज में हूं, है ना, करंट और वोल्टेज के फेज में हूं। तो ये मैंने क्या बना दिया, यहां से आगे बढ़ा के ये मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, दैट इज अवर वी आर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वी आर हो गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का फेजर। चलो अब सिंपली इंडक्टर को देखना है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में वीएल और इस आई करंट के बीच का क्या रिलेशन है, कि करंट क्या होता है, सिर्फ इंडक्टर को देखना है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर को देखना है। तो आपका करंट क्या करेगा, वीएल से लैग करेगा 90 डिग्री, मतलब वीएल क्या करेगा, लीड करेगा। तो वीएल बना देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। तो ये हमने बना दिया वीएल, हमने क्या बना दिया, वीएल बना दिया। ठीक है, वीएल बना दिया, करंट से लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, फेजर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करते हैं, इसको उठा के रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ये एक्सरसाइज तो हमने अभी कर ही रखी है। चलो ये रख दिया, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये चीजें कर दी हमने। अब क्या करें, कैपेसिटेंस, सिर्फ कैपेसिटेंस को देखें तो वीसी और आई के बीच में क्या रिलेशन है, करंट क्या करता है, लीड करता है, वीसी क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, तो वीसी लैग करेगा तो नीचे की साइड में आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली मैं यहां बनाने की बजाय यहीं बना दूं। अब तो आप समझदार हो गए, बिल्कुल यहीं बना दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम समझदार हो गए। बट आप ये बनाते टाइम पे इस चीज का ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, वीएल को बड़ा बनाना है और वीसी को छोटा बनाना है ना, वीएल को बड़ा बनाना है और वीसी को छोटा बनाना है। तो ये हमने वीसी को छोटा बना दिया, वीएल को बड़ा बनाया और वीसी को छोटा। चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने में आसानी होगी। इसका कलर हम लोग ब्लू कलर कर देते हैं। ये हमारा वीसी है, छोटा सा वीसी, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलो, मतलब कहने का मतलब है कि वीएल से छोटा रहेगा, वीएल से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, नेट चाहिए, नेट। अब देखो फेजर में हम क्या करेंगे, हमें निकालना है वोल्टेज वी, ये वोल्टेज वी तक पहुंचना है, वोल्टेज वी और सप्लाई करंट, वोल्टेज वी और सप्लाई करंट के बीच में रिलेशन देखना है। तो क्या मैं इसको ऊपर की साइड में पलट दूं, इसको मैंने ऊपर की साइड में पलट दूंगा तो ये माइनस का वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पलट दूंगा और ऊपर की साइड में कर दूंगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वीसी हो जाएगा, माइनस वीसी हो जाएगा। क्लियर है, माइनस वीसी हो जाएगा। अब मैं अगर वीएल और माइनस वीसी को करूं तो एक लाइन मुझे और मिलेगी, है ना। ये मैंने वीसी को ऊपर किया तो माइनस कर दिया। अब इन दोनों का अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं, मतलब सपोज करो ये 5 है और ये 2 है ना, थोड़ी देर के लिए 5 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 - 2, है ना, क्योंकि ये माइनस का है, 5 है और ये माइनस का 2 है, तो 5 - 2 कितना हो जाए 3। तो 3 कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आएगा, 3 कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक लाइन और आएगी, एक लाइन और आएगी जो कि इसके बीच में रहेगी यहां पे, ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, VL माइनस VC की लाइन कहलाएगी, VL माइनस VC की लाइन कहलाएगी। और रिजल्टेंट कहां बनेगा हमारा, अब हम लोग रिजल्टेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा बन गया, इट इज अवर रिजल्टेंट V, और ये हो गया हमारा थीटा एंगल, ये हमारा क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो इसका मतलब है कि अब हमारा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको अगर आप देखो तो यहां से आपको ये पता लगेगा, बहुत अच्छे अच्छी चीजें पता लगेगी यहां से कि V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड है सारे के सारे, है ना, VR स्क्वेयर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वेयर, है ना। क्लियर हुआ, तो यहां से V आ गया। थीटा अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया। तीनों में करंट का मल्टीप्लाई कर दोगे, VL को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स VL को I इंटू XL माइनस I इंटू XC, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ I इंटू R, तो करंट कॉमन लेके कट हो जाएंगे, तो असल में ये थीटा वही हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो गया, tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये वही तो हो गया,
क्लियर है? तो सारी चीज थीटा, मैग्नीट्यूड, तो ये बहुत आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। इसका मतलब है कि आपको जब भी न्यूमेरिकल आए तो आपको वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V निकालना है, तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, इन दोनों का क्या होगा, माइनस होके जो नेट रहेगा उसका स्क्वायर होगा। चाहे तो आप फेजर से भी देख सकते हैं। मजा आया इसमें? क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, एनालिसिस बोलूंगा, बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 2 में एक काम करता हूं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी ना, हमें करनी नहीं पड़ेगी। चलो, केस नंबर 2 देखो, अब इसमें से क्या क्या हटा देते हैं हम लोग फटाफट। केस नंबर 2 हटा देंगे, इनइक्वलिटीज हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लगा देंगे, केस नंबर 2, पहली चीज तो केस नंबर 2। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, XC बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, तो VC बड़ा होगा। VC बड़ा होगा, इसका मतलब है कि हम ये कहीं ना कहीं इसको यहां से हटा देते हैं। चलो, इसको तो फेजर को तो हम वापस से बना देते हैं, काम करते हैं, इसको हम लोग फेजर को वापस से बना देते हैं। अरे ये तो सही बना है। चलो, यहां तक फेजर ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक रेजिस्टेंस तो वहीं तक बनेगा, सेम बनेगा। उसके बाद देखते हैं अगर हम लोग, तो वोल्टेज और वो वाली चीज भी हमारी क्या होगी, सेम ही बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हमारा इस बार क्या रहेगा, VL को आपको छोटा बनाना है, VL को आप छोटा बनाएंगे और VC को आप बड़ा बनाएंगे। तो ये VC मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है, और VL को हम क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। तो VL को मैं यहां पे बना देता हूं, ये हमारा VL, ठीक है। चलो, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इस साइड में आ जाएगा, तो VL क्या हो जाएगा, माइनस VL। वही कहानी, इसमें से इसमें माइनस होगा तो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, बीच में आएगा, तो ये यहां पे आया, और ये अब हमारा नेट रिजल्टेंट दूसरे से बना देते हैं, ये हमारा नेट रिजल्टेंट दैट इज V, और ये हमारा क्या हुआ, ये रहा आपका VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, एंगल के उसमें डिबेट मत करना, क्योंकि प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो फेजर से ही सारी चीजें लिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में है तो नीचे की साइड में है तो नेगेटिव, तो एंगल यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना। मैंने स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया, इसको स्क्वायर नहीं लगाना है अभी, है ना, कैलकुलेट करने की ज्यादा जल्दी है मुझे, इस वजह से मैंने फटाफट कर दिया। आगे चलते हैं, तो बस ट्रायंगल बन गया अब आपका। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर उधर कुछ भी करो, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका VC माइनस VL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ऑलरेडी ये एंगल आपका क्या रहेगा, अब ये मत बोलना कि सर आपने इधर कर दी, ये एंगल ऑलरेडी निगेटिव है, क्योंकि हमने ग्राफ से चीजें ड्रॉ करी है, तो इसको अननेसेसरी यहां से पॉजिटिव आएगा तो आपको निगेटिव रखना है ना, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, आप VC को आगे कर देंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव देगा, बट ये पॉजिटिव होता नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ में ऑलरेडी उसको निगेटिव कंसिडर करके बनाया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, वापस से ये सब रख देंगे, तो XC माइनस XL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, इसको मैं अगर आपके मैथमेटिक्स से कंपैरिजन कराऊं, इसका मैथमेटिक्स से कंपैरिजन कराऊं केस नंबर 2 का, तो यहां पे XL माइनस XC और माइनस रखा हमने, और यहां पे क्या रखा हमने, XC माइनस XL और क्या रख दिया, इसको पॉजिटिव रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने इस निगेटिव मान के फिर कर रहे हैं, वहां पे हमने निगेटिव हमको मैथमेटिक्स से बना कर चाहिए था वहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है। बट यहां पे तो कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी वो निगेटिव है, एंगल हमेशा निगेटिव है, क्योंकि आपका कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट होगा तो आपका क्या रहेगा, हमेशा वोल्टेज जो रहेगा वो आपका लैग करेगा, करंट लीड करेगा, उस केस में आपका जो इंपीडेंस वो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब जो कि यहाँ पे शो भी कर रखा है। चलो, ये फेजर हो गया। अब इसके बाद केस नंबर 3 का कर देते हैं। तो केस नंबर 3 में तो कुछ बचा ही नहीं है। केस नंबर 3 दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि XL इक्वल टू XC, तो करंट का मल्टीप्लाई करेंगे
तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये VL इक्वल टू VC, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका करंट है, ठीक है, और वोल्टेज VR यहाँ पे, और ये बराबर है VL, और ये हमारा VC, दोनों बराबर है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे से, ये ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? सेम क्वांटिटी हो गया ना, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेम। ये भी 5 है, ये भी 5 है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब इसको अगर मैं ले जाऊं तो -5, तो +5 -5 कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब इसका इक्विवेलेंट हमें कैसे मिलेगा? करंट यहां पे है, इससे कर देता हूं, करंट आपका यहां पे और वोल्टेज आपका यहां पे, मतलब VR। तो ये हो गया आपका, और VR को ही हम लोग क्या बोल देंगे? मेन वोल्टेज। यही वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? मेन वोल्टेज, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएंगे, 0 वोल्टेज, VL - 0। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा? ये सारी बातें हम लोग रेजोनेंस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि सीरीज RLC में किस तरीके से केसेस बनते हैं, सीरीज RLC में किस तरीके से केसेस बनते हैं, कि अगर एक्सेल बड़ा होगा, मतलब इंडक्टेंस पार्ट ज्यादा बड़ा होगा, ओमिक वैल्यू से सारा कंपैरिजन हो रहा है ना, कि ओमिक वैल्यू में अगर इंडक्टिव नेचर ज्यादा, क्योंकि देखो ओमिक वैल्यू क्यों, क्योंकि सपोज करो आपके सामने, ये थोड़ी देर के लिए अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, एक तरीका मोटर है आपके साथ में, ये क्या है? पूरा मोटर है। या एक काम करते हैं, आपके घर में क्या है? रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, आपके घर में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसके अंदर एक मोटर लगी होगी, पूरा मशीन है एक तरह का, अंदर की साइड में मोटर वगैरह सब लगी होगी। उस मोटर के अंदर वाइंडिंग्स होगी, उन वाइंडिंग में ही तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नेचर होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उसके अंदर कि RLC नेटवर्क है ना, वैसे तो RL नेटवर्क होता है, बट मैं मान लेता हूं कि RLC नेटवर्क है थोड़ी देर के लिए, तो उसके अंदर RLC नेटवर्क है। अब क्या होगा कि ये वही RLC नेटवर्क यहां पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अब उसके अंदर इंडक्टेंस ज्यादा होगा, अब सारी ओमिक वैल्यू है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ओमिक वैल्यू ज्यादा होने का मतलब कि जो लोड है आपका, ये जो मोटर है, रेफ्रिजरेटर है, ये जो लोड है, इसके अंदर इंडक्टेंस ओमिक वैल्यू, मतलब कि ओमिक वैल्यू का मतलब क्या है? असल में जो वायर है आपका, वो उस वायर के अंदर आपका इंडक्टेंस पार्ट ज्यादा हो। अब ये मत पूछना इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुका हूं। उसका अगर डोमिनेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव नेचर होगा, कैपेसिटेंस का ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस होगा, और दोनों बराबर होगा तो रेजोनेंस जैसा ट्रीट करेगा, प्योरली रेजिस्टेंस जैसा होगा। तो आपके माइंड में ये होगा कि सर चलो रेफ्रिजरेटर हो गया है, 90% जो लोड है वो तो यही वाले होंगे, बट इन दो केसेस का भी यूज होगा क्या? होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट्स ऐसे जहां पे कैपेसिटेंस डोमिनेंट वाले भी कुछ अपन स्पेशल लोड लगाते हैं, तो वहां पर भी ये वाले केसेस यूज होंगे आपके। रेजोनेंस के भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, तो वहां पर भी ये सारे के सारी चीजें यूज होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तीनों केस का यूज है, बट हाँ ये हम बोल सकते हैं केस फर्स्ट जो है, जिसमें इंडक्टेंस नेचर ज्यादा हो, जिसमें इंडक्टेंस डोमिनेंट हो, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, 90% यूज किया जाता है प्रैक्टिकल लोड्स में, ठीक है। बाकी ओवर द टाइम जब मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आप एनालॉग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट है, वो जब अपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एनालॉग वगैरह पढ़ेंगे, तो लोड के बारे में प्रॉपर और भी इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारे बहुत सारा बड़ा सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पैरेलल ऑपरेशंस देखेंगे, RL पैरेलल, RC पैरेलल, देन RLC पैरेलल, ठीक है। तो 3 डेरिवेशन और देखेंगे, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट थ्योरी वाला स्ट्रक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।